डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था अबाउट द कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर, थेरेपी एटसेट्रा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम व्हिच इज एन वेरी फैटल डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पॉजिटिव एजेंट देखिए इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट आप जानते ही होंगे, इसका पॉजिटिव एजेंट है HIV। HIV मींस ह्यूमन इम्यून वायरस। ये ह्यूमन इम्यून वायरस है विच इज द पॉजिटिव एजेंट। लिख लो इसको, HIV का पूरा नाम लिख दे रहा है ह्यूमन इम्यून इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या लिखोगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस विच इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। दिस वायरस बिकम्स रेट्रोवायरस। ये वायरस जो है वो कैसा है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस समझो क्या होता है? जैसे कोई भी वायरस है, सपोज दिस इज द वायरस, ये है कोई वायरस, ठीक है। ये वायरस जो है, इस वायरस में क्या होगा? इस वायरस में इसके अंदर अगर ये तो प्रोटीन हो गया, ये क्या है? प्रोटीन की कवरिंग है। एड्स का बेटा फुल नेम देखो, ये है, दिखाई दे रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम व्हिच इज द ओके। तो ये अगर इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, अगर किसी में RNA है, तो ऐसे को कहते हैं हम रेट्रोवायरस। जैसे कि जो COVID-19 है व्हिच इज आल्सो एन रेट्रोवायरस, वो भी क्या है? रेट्रोवायरस है। तो पॉजिटिव एजेंट हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। दिस वायरस बीइंग टू रेट्रोवायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस। वायरसेस हैं उनके रेट्रोवायरस ग्रुप्स को से रिलेटेड है। HIV जो करता क्या है? ग्रेजुअली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको ये क्या कर देता? रिड्यूस कर देता, घटा देता है। और बॉडी जो होती है वो अदर थ्रेटनिंग डिजीज जो होती हैं, जो नुकसान देने वाली डिजीज होती हैं, वो डिजीज लगातार बॉडी में अपना काम करती रहती हैं। मींस उनके लिए कोई भी इम्यूनिटी होने की वजह से कोई भी बीमारी होगी वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी और अल्टीमेटली इट वुड बी कॉज ऑफ डेथ। ये बाद में मौत का कारण भी बन सकता है। अब बात करेंगे हाउ डज अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड विद HIV। हाउ डज अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड बाय HIV। कोई भी पर्सन है वो इन्फेक्टेड कैसे हो जाता है HIV से? तो कारण बहुत सारे हैं। तो HIV वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड के थ्रू हो सकता है, सीमेन के थ्रू हो सकता है एंड ब्रीस्ट मिल्क। किन किन के थ्रू हो सकता? ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू एज वेल एज ब्रीस्ट मिल्क के थ्रू स्प्रेड कर सकता है। तो इसलिए एक पर्सन जो है कैन बी गेट HIV बाई, उसमें HIV कैसे पहुंच सकता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी भी HIV से इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड किसी हम हेल्दी या नॉर्मल पर्सन को अगर ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो उसको क्या हो जाएगी? ये एड्स हो सकती है। दूसरे कारण हो सकता है शेयरिंग ऑफ नीडल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। आजकल के ज़माने में जो ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स इंजेक्शन के फॉर्म में भी लेते हैं। तो ये ड्रग्स कैसे लेते हैं? वो नीडल के थ्रू लेते हैं। तो वो एक नीडल से ही सबको लगा लेते हैं। ये तो बात उनकी रही, लेकिन कुछ डॉक्टर्स भी क्या कर सकते हैं कि वो
जाने अनजाने में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको इंजेक्शन लगाया, वो नीडल, अगर वही नीडल को हम किसी हेल्दी पर्सन में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, वो HIV कैरियर हो जाएगा, HIV उसके अंदर पहुंच जाएगा वायरस और उसे एड्स हो जाएगी। इसके अलावा हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई HIV पॉजिटिव है, मेल या फीमेल, उसके साथ अगर इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल जो कांटेक्ट होता है, तो भी उनको क्या हो सकता है, मे बी कॉज द एड्स। इसके अलावा एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो कैन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम हिज और हर मदर। अगर कोई HIV इन्फेक्टेड मदर है तो उससे उसके बच्चे में भी ये जो डिसीज है जिसे HIV कहते हैं वो ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, ये तो कारण हो गए कि कैसे एक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है बाय द एड्स। अब बात करेंगे HIV इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड बाय टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, नॉर कैन इट बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ब्रीदिंग इन वायरस एंड पेशेंट कफ्स और स्नीज। सबसे बड़ी बात ये है कि ये छूने से हो या फिर साथ में खाना खाने से या किसी से हाथ मिलाने से ये बीमारी नहीं होती है। हम कह सकते हैं ये नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है, उसे नॉन इन्फेक्शियस कहेंगे। और बेटा इसका कोई एंटीवायरस अभी तक नहीं है। कुछ ड्रग्स हैं जो काम करती हैं एंटीवायरस के फॉर्म में, इंटरफ्रॉन भी दिया जाता है, कुछ ड्रग्स भी हैं, वो भी हम अभी बता रहे हैं बेटा। अब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स, बात क्या करेंगे अब उसका, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के कौन कौन से लक्षण होंगे, जिससे ये कैसे पता चलेगा किसी को एड्स हो गई है। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो शुरुआत में जो होता क्या है कि इसमें जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी बात क्या बता रहे थे हम आपको कि लॉस ऑफ वेट होता है, वजन भी ऐसे पेशेंट का घट जाता है, लगातार फीवर बना रहता है, रात में क्या होता है पसीना आता है, डायरिया, ये सब सिम्टम्स हैं किसके, एड्स के। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। ध्यान रखना ये क्या है, ये सिम्टम्स के साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा ये जो डिजीज होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेमोरी का लॉस हो जाता है और बोलने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गए साइन एंड सिम्टम्स की बात। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। क्या किसकी बात करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव और कंट्रोल देख लो यहाँ। तो अगर हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो कि एड्स को ठीक कर दे। बस हो ये सकता है कि पेशेंट की जो है वो एज थोड़ी बढ़ जाएगी, कुछ दिनों के लिए तो वो ठीक हो सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं हो पाता है। तो ओनली प्रिवेंशन, जो केवल बचाव हम कर सकते हैं क्योंकि इसका इलाज कोई भी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ होता क्या है कि ऐसे पर्सन जो कि एड्स से इन्फेक्टेड होते हैं उनको एक कॉम्बिनेशन ड्रग दिया जाता है जो कि मैनेज करता है इस जो डिजीज है उसकी प्रोसेस को स्लो कर देता है। अभी तक साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा काम चल रहा है एड्स पे, जिससे कि निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में कोई ऐसी दवा आ जाए जो इस बीमारी को समाप्त कर दे या उस बीमारी के लिए इफेक्टेड हो। पहला तो सबसे बड़ा हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा ये क्लियर करके करवाना चाहिए कि जिसका भी हम ब्लड
ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, मीन्स जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी HIV की जांच हो जाए, पता चल जाए वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है, तो इससे भी हम इसको रोक सकते हैं। और जो सिरिंज है, सिरिंज ऐसी आनी चाहिए, ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो ब्लॉक हो जाए। आपने देखा होगा आजकल जो डिस्पोजल सिरिंज आ रही है, एक बार लगाने के बाद जैसे इंजेक्शन लग जाता है फिर वो काम नहीं करती, ब्लॉक हो जाती हैं, और इनको तुरंत ही डिस्पोज कर देना चाहिए। रेडिएटर्स वगैरह आते हैं उनमें डाल के इनको ख़त्म कर देना चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लेड और रेजर्स जो है उसमें नया ब्लेड यूज़ करना चाहिए, या जिसका भी रेजर है वही यूज़ करे, उसका कोई दूसरा इस्तेमाल न करे। इसके अलावा कॉन्डोम्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV थ्रू सेक्सुअल फ्लूइड, ये भी हो सकता है इसमें। अगर दवाओं की बात करें, दवाओं में एक होती है ज़ीडो ब्यूडीन, देखो कौन सी होती है, ज़ीडो ब्यूडीन एक ड्रग है जिसे AZ3 बोलते हैं। मार्केट में किस नाम से मिलेगी ये AZ3, क्या नाम है, ज़ीडो ब्यूडीन, जिसे हम बोलते हैं AZ3। ये स्टॉप करती है HIV के रेप्लिकेशन को और बाइंड करती है इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को, साथ ही साथ ब्लॉक करती है इसके एक्शन को। लेकिन इसके जो AZ3 दवा है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए इसको कम लेना चाहिए। मीन्स इससे एनीमिया भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स इसके साथ हैं। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द HIV, दैट इज पॉजिटिव एजेंट जो है किसका, एड्स का। एड्स से रिलेटेड हमने अभी आपको बताया। अब बात करेंगे अबाउट द एंटीबायोटिक्स एज वेल एज इंटरफेरॉन्स, दोनों को हम अभी लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एंटीबायोटिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ये तो बात हो गई काय की अबाउट द एड्स HIV की। अब बात करेंगे एंटीबायोटिक्स एंड इंटरफेरॉन की। एंटीबायोटिक्स एंड इंटरफेरॉन। एंटीबायोटिक्स पहले समझो इसको। एंटीबायोटिक्स का मतलब है जो माइक्रोब्स हैं या पैथोजेंस हैं, तो जो पैथोजेंस को किल करें, पैथोजेन को क्या करेंगे, किल करेंगे, उनको हम एंटीबायोटिक कहेंगे। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। एंटीबायोटिक क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, ठीक है, which can kill or stop the growth of some pathogenic organism। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होंगे उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे और उन्हें वो किल हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स जनरली किससे बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया से बन जाती हैं, और कुछ फंजाई हैं, जैसे पेनिसिलिन है वो एक फंजाई होता है, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई जाती है। अगर हम फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें तो अभी जब फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट यहां एंटीबायोटिक और लिख देते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय
किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये एंटीबायोटिक जो था इसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन किससे मिला था? पेनिसिलिन मिला था एक फंजाई, उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेगा। पेनिसिलियम नोटेगा एक फंजाई था, उससे एक फंजाई होता उससे ये प्राप्त हुआ पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन बहुत इफेक्टिव था। अभी भी कुछ बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उनमें पेनिसिलिन को इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर किसके फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके नाम हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं। पहली तो पेनिसिलिन की बात कर रहे थे, पेनिसिलिन ही एक एंटीबायोटिक है। यहाँ कुछ नाम लिख रहे हैं एंटीबायोटिक्स के। पहला नाम है इसका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक हो गया। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये भी काफी इफेक्टिव अपने जमाने का एंटीबायोटिक है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। स्ट्रेप्टो के बाद क्या बताया हमने? क्लोरो हो गया, ये भी हो गए। इनके अलावा और बहुत सारे हैं। एक है जिसको कहते हैं सेफेलोस्पोरिन, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, नए जमाने का एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। 5 हो गए। छठवां एंटीबायोटिक और नोट कर लो, जिसका नाम है जेंटामाइसिन है, रिफाम्पिसिन है। जेंटामाइसिन और एक है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी इस्तेमाल किसमें करते हैं? सबसे ज्यादा टीबी में होता है। टीबी हम पढ़ा चुके हैं, आपको टीबी का पूरा नाम भी बताया था हमने। क्या बताया था? ट्यूबरक्लोसिस बताया था। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? क्या मैसेज टाइप किया था आपने? तो ये तो एंटीबायोटिक की बात हो गई, तो एंटीबायोटिक होंगे। अब थोड़ा बात करेंगे इंटरफेरॉन की। किसकी बात करेंगे? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हम इरेज कर रहे हैं इसको। अब हम बात करेंगे इंटरफेरॉन की, मींस एंटीवायरल एजेंट्स। देखो इंटरफेरॉन जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट में IFN। इंटरफेरॉन का मतलब है एंटीवायरल एजेंट्स। ये किसमें इस्तेमाल होंगे? वायरस से ये प्रोटेक्ट करेंगे, जिनको हम बोलेंगे इंटरफेरॉन। एंटीवायरल एजेंट्स आर नोन एज इंटरफेरॉन। कोई भी वायरल बीमारी होगी तो उस बीमारी के लिए जो दिया जाएगा उसको हम कहेंगे इंटरफेरॉन। ट्रीटमेंट जो होता है वायरल इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्रत्येक इस टाइप के जो वायरल इन्फेक्शन है ह्यूमन बॉडी में, वो प्रोड्यूस करता है अपना एंटीवायरल प्रोटीन करता है, और एंटीवायरल प्रोटीन को हम कहते हैं क्या? इसको कॉमनली नॉन एज इंटरफेरॉन। तो हम क्या कहेंगे? एंटीवायरल प्रोटीन्स। ये क्या है? एक तरह से हम बोल सकते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स आर नॉन एज, उनको
इनको क्या कहेंगे हम, इंटरफेरॉन। तो ये इंटरफेरॉन होंगे। और इंटरफेरॉन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड एंड डाइंग होस्ट सेल से, जो इन्फेक्टेड सेल होती है उससे निकलते हैं, और ये रेजिस्टेंट बनाते हैं वायरस इन्फेक्शन के लिए होस्ट को। इंटरफेरॉन हैव बीन प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए इंटरफेरॉन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। तो बेटा आज हमने आपको क्या क्या बता दिया। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बताए, एंटीबायोटिक्स के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज दे दी जो भी था। इसके पहले आपको एड्स पूरा कंप्लीट करा दिया एंड फाइनली हमने कंप्लीट कराया इंटरफेरॉन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इम्यूनाइजेशन पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।